कहाँ लास्ट पढ़े थे हम लोग? अमाशय कितना होता है लेंथ स्टमक का? हाँ, 9 मीटर? 9 सेंटीमीटर? सेंटीमीटर में कि इंच में होता है? हाँ, 4 इंच क्या होता है उसका चौड़ाई होता है। अमाशय में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? अमाशय में कौन सी ग्रंथि होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। रिवाइज नहीं किए हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सा जूस बनाता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है? गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है, और पेप्सिनोजेन पाया जाता है, और म्यूकस पाया जाता है। ये 3 चीज पाया जाता है। HCl का क्या काम है? भोजन को क्या करता है? उस अति अम्लीय भोजन को क्या कहते हैं? लुग्धि या काइंग। ठीक है। और क्या काम है इसका HCl का? अति अम्लीय तो बनाएगा ही, पैथोजेंस को भी नष्ट करेगा। पेप्सिनोजेन का क्या काम है? पेप्सिनोजेन एक्टिव कैसे होगा? जब वो HCl से मिलेगा और पेप्सिन में बदल जाएगा। उसका काम क्या है? मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। किस में? एडल्ट लोगों में। तो मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन। कौन सा प्रोटीन होगा? कैसीन। ठीक है। और शिशुओं में दूध के पाचन के लिए रेनिन। म्यूकस। अमाशय का भीतरी दीवार किसका बना होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन का। म्यूकस का काम क्या है? स्टमक को प्रोटेक्ट करना, HCl से प्रोटेक्ट करना। ठीक है। कितना पढ़ लिए थे? पेप्टिक अल्सर जो होता है किस अंग को प्रभावित करता है? अमाशय को। चलिए अगला हेडिंग बनाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत। इसमें लिखिएगा द लेंथ ऑफ, या हिंदी में लिखना है ना? इसमें लिखिएगा छोटी आंत की लंबाई छोटी आंत की लंबाई 7.4 मीटर होती है। दूसरा पॉइंट इसका लिखिएगा, छोटी आंत के निम्न भाग हैं। पहला, जेजुनम। इसमें लिखिएगा जेजुनम में यहां काइम का रूपांतरण काइल ब्रैकेट में क्षारीय रूप में हो जाता है जब वह पित्त रस एवं अग्नाशयी रस से मिलता है। दूसरा लिखिएगा जेजुनम के बाद, सॉरी यहां जेजुनम नहीं होगा। हाँ,
इसका टूल यहाँ हो जाएगा ग्रहणी। ग्रहणी के बाद दूसरा लिखिएगा डेडुनम। पहला हो गया ड्यूडेनम, दूसरा हो जाएगा जेजुनम। इसमें डैश दे करके लिखिएगा। यहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है। और तीसरा लिखेंगे इलियम। यह छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है, जहां भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। हो गया। ठीक है, तो छोटी आंत की पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? 7.4 मीटर। ठीक है, 7.4 मीटर इसका हो जाएगा। अच्छा, छोटी आंत जो होता है वो मांसाहारी जीवों का अधिक लंबा होता है कि शाकाहारी जीवों का? शाकाहारियों का। ठीक है, शाकाहारियों का याद रखना है, छोटी आंत अधिक लंबा होता है। क्यों होता है? क्योंकि शाकाहारियों को सेलुलोज का पाचन करना होता है। ठीक है, मांसाहारी जो मांस खा रहा है उसके शरीर में तो सेलुलोज है नहीं। सेलुलोज केवल किसमें मिलेगा? शाकाहारियों में। ठीक है, तो शाकाहारी जो जीव होते हैं वो क्या खाते हैं? घास खाएंगे, पौधों को खाएंगे। तो पौधा का जो सेल वाल होता है वो किसका बना होता है? सेलुलोज का। तो उनको सेलुलोज पचाना होता है, इसलिए उनका छोटी आंत जो है वो ज्यादा अधिक लंबा होता है। छोटी आंत जो है यह आपको किससे जुड़ा हुआ रहता है? अमाशय से। ठीक है, छोटी आंत जो है वह जुड़ा हुआ है किससे? अमाशय से। तो छोटी आंत का पहला भाग जो है इसे इंग्लिश में कहते हैं ड्यूडेनम और हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रहणी। ठीक है, दूसरा भाग जो है इसको कहते हैं जेजुनम और तीसरा भाग जो है इसे क्या कहते हैं? इलियम। तो छोटी आंत के कितने भाग हो गए? 3, जेजुनम, डेडुनम और इलियम। अब ड्यूडेनम जो होता है याद रखेंगे छोटी आंत का क्या है? सबसे छोटा भाग है। और इलियम जो है वह छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, सबसे लंबा भाग इलियम, सबसे छोटा भाग ड्यूडेनम, ग्रहणी। तो बढ़ते हुए क्रम में अगर पूछेगा तो पहले क्या हो जाएगा? ड्यूडेनम, फिर क्या हो जाएगा आपका? बढ़ते हुए क्रम में पूछेगा पहले ड्यूडेनम, फिर जेजुनम और फिर क्या हो जाएगा? इलियम हो जाएगा। क्लियर है? अब होता क्या है कि अमाशय में भोजन जो है वह किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है? काइम के रूप में। काइम माने हाईली एसिडिक नेचर ऑफ फूड। ठीक है, तो काइम भोजन कब बदलेगा? जब वह भोजन किसके साथ मिलेगा? HCl। अब ये काइम जो है वो अमाशय से कहां आएगा? छोटी आंत में। तो छोटी आंत का यह पहला भाग, इसी में ना सबसे पहले भोजन आएगा, ग्रहणी में। तो ग्रहणी में कौन सा भोजन आएगा? काइम। अब काइम का पीएच आपका लगभग कितना होता है? 1.8 के आसपास होता है। 1.6 से 1.8 के बीच में पीएच होता है काइम का। अब अमाशय का तो रक्षा कर ले रहा था। अमाशय में यहां पर पाया जा रहा था कौन सा? म्यूकस का मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है? अमाशय में कौन सा मेम्ब्रेन था? म्यूकस का। तो ये म्यूकस का मेम्ब्रेन अमाशय का तो रक्षा कर ले रहा था,
लेकिन अगर यह काइम छोटी आंत में आ गया तो ड्यूडेनम को बचा पाएगा? नहीं ना, ड्यूडेनम तो जल जाएगा, क्योंकि ड्यूडेनम में तो म्यूकस है नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ड्यूडेनम में तो म्यूकस नहीं है, तो ये इसको जला सकता है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर हम लोगों के बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गेन है, इसको क्या कहते हैं? लीवर। लीवर कौन सा जूस बनाता है? बाइल जूस। लीवर कौन सा जूस बनाएगा? बाइल जूस। और लीवर के ठीक बगल में यहां पर है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कौन सा जूस बनाएगा? पैनक्रिएटिक जूस। ठीक है, तो ये बाइल जूस और ये पैनक्रिएटिक जूस, दोनों जूस आकर के कहां पर गिरते हैं? छोटी आंत के किस भाग में गिरते हैं? ड्यूडेनम में। तो छोटी आंत के ड्यूडेनम में जैसे ही बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस आकर के गिरेंगे, यह काइम जो होगा वह किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा? काइल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूछा जाए कि ड्यूडेनम में क्या होता है, ग्रहणी में क्या होता है? तो पाचन नहीं होता, केवल क्या होता है? भोजन के का रूप परिवर्तन होता है। माने अम्लीय भोजन किस रूप में बदल जाता है? क्षारीय रूप में बदल जाता है। ठीक है, अब भोजन जैसे ही आपका क्षारीय रूप में बदल गया तो यहां पर ड्यूडेनम को उससे कोई घाटा नहीं है, कोई लॉस नहीं होगा, नहीं तो ड्यूडेनम क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉयड हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो अम्लीय भोजन काइम का रूपांतरण क्षारीय अवस्था काइल में कहां पर होता है? ड्यूडेनम में होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाए भोजन के पाचन की शुरुआत मनुष्य में किस अवस्था में होती है? तो अम्लीय। और फाइनली फूड का डाइजेशन किस अवस्था में पूरा होता है? तो क्षारीय। समझ गए? शुरुआत किस अवस्था में हुआ था? अम्लीय। अम्लीय भोजन कहां पर हो जाता है? जब वो लार में मिलता है। तो लार आपका पीएच कितना था? 6.8। तो अम्लीय तो हो गया कहां पर? लार में मिलते ही। लेकिन भोजन फाइनली यहां पर देख रहे हो डाइजेस्ट किस में हुआ? क्षारीय रूप में जा रहा है। उसके बाद यह क्षारीय भोजन काइल जो है वो कहां पर जाएगा? ड्यूडेनम में। कहां जाएगा? सॉरी, जेजुनम में। और जेजुनम में उसका क्या हो जाएगा? आंशिक पाचन, पार्शियली डाइजेशन, नॉट कंप्लीट। ठीक है, और फाइनली वो फूड आपका कहां पर जाएगा? इलियम में। तो इलियम छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है, यहां पर भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। ठीक है, तो इलियम में भोजन का क्या होगा? फुल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन यहां इलियम में आने के बाद हो जाएगा। अब इलियम में आपने जो भी खाया था उसका रूपांतरण किस रूप में होना है? ग्लूकोज के रूप में होना है। कुछ भी खाए वो ग्लूकोज के रूप में बदल जाएगा। अब यहां से ध्यान से समझिएगा, ये जो इलियम होता है, इस इलियम के आंतरिक वाल पर, ये जो इलियम है इस आंतरिक इसके वाल पर ढेर सारे छोटे छोटे इस तरीके के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं। ठीक है, उंगली जैसी संरचनाएं निकली हुई रहती है। इन उंगली जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? विलाई। क्या कहते हैं? विलाई। इस विलाई का क्या काम है समझना है। तो जो भी भोजन यहां पर डाइजेस्ट हुआ, पच गया, उस भोजन से क्या निकलेगा? ग्लूकोज। ये विलाई क्या काम करेगा? तो पचने के बाद भोजन से जो ग्लूकोज निकला, उस ग्लूकोज को यह विलाई जो होगा वह क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब अवशोषित कर लेगा। और जैसे ही ग्लूकोज यहां पर एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, उसके बाद उस भोजन में केवल क्या बच गया? उत्सर्जी पदार्थ। केवल क्या बच गया? उत्सर्जी पदार्थ। तो यहां से उत्सर्जी पदार्थ जो होगा वो किसके रास्ते बाहर निकल जाएगा? बड़ी आंत के रास्ते। वो छोटी आंत से कहां चला जाएगा? बड़ी आंत में। और फिर बड़ी आंत से कहां होगा? बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। समझ में आया? ना, भूख का एहसास यहाँ स्टमक में जब HCl सेक्रेट होगा तब होगा। हाँ, तो HCl के कारण। चलिए समझ गए। तो विलाई का केवल क्या फंक्शन है? लार्ज इंटेस्टाइन में। भोजन का अवशोषण लार्ज इंटेस्टाइन में। तो भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? ग्लूकोज का अवशोषण होता है। हाँ, तो ग्लूकोज का अवशोषण पूछे तब यहाँ हो जाएगा, छोटी आंत में। हाँ, और वाटर का एब्जॉर्प्शन बड़ी आंत में। ठीक है, यहां पर समझ में आया क्या बोले? तीनों पार्ट समझ गए। ड्यूडेनम में क्या हुआ? केवल भोजन का रूप परिवर्तन। काइम किस में बदला? काइल में। दूसरा भोजन कहां पहुंचेगा? जेजुनम में। यहां भोजन का आंशिक पाचन। तीसरा भोजन कहां पहुंचेगा? इलियम में। तो इलियम सबसे लंबा भाग है, यहां पर संपूर्ण पाचन। और फिर क्या होगा? इलियम में ही पचे हुए भोजन से ग्लूकोज अवशोषित हो जाएगा, और ग्लूकोज अवशोषित होकर कहां चला जाएगा? बॉडी के सारे सेल में। एनर्जी की जरूरत आपके पाचन तंत्र को है कि बॉडी के सेल को है? सेल को है। और एनर्जी किसको चाहिए? सेल को चाहिए ना। तो पाचन तंत्र जो भोजन को पचाएगा तो उसका ग्लूकोज आपके बॉडी के सेल में जाना चाहिए ना। तो कौन पहुंचाएगा? तो ये माइक्रोविलाई उन सारे ग्लूकोज को क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया।
और इस माइक्रोविलाई में हम लोगों के शरीर से क्या आता है? ब्लड। ठीक है, और ब्लड जो होता है इसमें आपको याद रखना है कि ब्लड में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, प्रत्येक अगर 100 ml ब्लड को देखा जाए तो 100 ml ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन कितना होता है? 15 से 17 ग्राम। नॉर्मल 12 से ही होता है, 12 से 17 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में है। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन जो है ये अपने अंदर 3 चीजों को घुला सकता है। कौन कौन से 3 चीजों को? ऑक्सीजन को, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर किसे घुला सकता है? ग्लूकोज को। यहां पर जो भी ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ उसे ब्लड क्या करेगा? अपने अंदर घुला लेगा, और घुला के कहां पहुंचा देगा? बॉडी के सारे सेल में पहुंचा देगा। समझ में आया? कनेक्टेड है डक्ट से। ये जो है लीवर कौन सा ग्लैंड है? इंडोक्राइन की एक्सोक्राइन? एक्सोक्राइन बहिस्रावी ग्रंथि है। तो बहिस्रावी ग्रंथि कैसा होता है? डक्टेड। कैसा होता है? डक्टेड, नलिका युक्त। तो इसमें डक्ट है, उस डक्ट के थ्रू कनेक्टेड है। घुलता है। हीमोग्लोबिन में 3 चीज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज। एक और गैस, सर्वाधिक घुलनशील गैस इसमें है कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन में सर्वाधिक घुलनशील गैस कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। और कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा गैस होता है? टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, छोटी आंत के आंतरिक भाग में, नोट में लिखिएगा, छोटी आंत के आंतरिक भाग में कई उंगली नुमा संरचनाएं, कई उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हें विलाई कहते हैं। इन्हें विलाई कहते हैं। ये पचे हुए भोजन से ग्लूकोज को अवशोषित कर शरीर की कोशिकाओं तक रक्त के द्वारा पहुंचा देती हैं। हो गया? चलिए, इसमें कोई डाउट किन्हीं को नहीं? चलो अगला हेडिंग बना लोगे, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। नेक्स्ट हेडिंग बना लोगे, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। डैश दे करके लिखिएगा, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसके निम्न भाग हैं। पहला लिखेंगे इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसके निम्न भाग होते हैं। पहला भाग लिखिएगा सीकम, यह छोटी और बड़ी आंत का जुड़ा हुआ भाग है, जिसका
एक किनारा अंगुली नुमा संरचना से बंद होता है, इसे अपेंडिक्स, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। सीकम के बाद दूसरा कोलन, कोलन में डैश दे करके लिखेंगे, बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग यहां पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण होता है। तीसरा लिखेंगे मलाशय, इंग्लिश में कहते हैं इसको रेक्टम। रेक्टम में लिखिएगा यहां उत्सर्जी पदार्थ अस्थायी रूप से जमा रहता है। कोलन पढ़ते हैं, COLON हो गया। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका लेंथ कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, इसका पार्ट कितना हो जाएगा सीकम कोलन रेक्टम, और एक और हो जाता है एनस, चौथा लिख लेना मल द्वार एनस। इसमें डैश देकर लिख लीजिएगा यह उत्सर्जी पदार्थों के निष्कासन का केंद्र है। यह उत्सर्जी पदार्थों के निष्कासन का केंद्र है। उत्सर्जी पदार्थों के निष्कासन का केंद्र है। हो गया। देखो लार्ज इंटेस्टाइन जो है यहां से शुरू क्या हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पर जुड़ रहा है यही केंद्र क्या कहलाता है सीकम। ठीक है, छोटी आंत और बड़ी आंत जहां जुड़ रहे हैं उस भाग को क्या कहेंगे सीकम। और सीकम का ही एक किनारा देख रहे हो, यहां पर सीकम है, यहां पर इसका एक किनारा कैप से लाइक स्ट्रक्चर से बंद है, इसको क्या बोला जाता है अपेंडिक्स। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे अपेंडिक्स। तो क्वेश्चन आता है कि अपेंडिक्स किसका भाग है, छोटी आंत या बड़ी आंत का, तो क्या कहोगे बड़ी आंत का। छोटी आंत का नहीं कहेंगे, बड़ी आंत का भाग है, क्योंकि सीकम किसका हिस्सा है बड़ी आंत का है। ठीक है, तो अपेंडिक्स किसका भाग हो गया बड़ी आंत का। यह कैसा ऑर्गन है, तो इसको हम लोग कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन।
वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल का मतलब क्या होता है? अपशिष्ट अंग, जिसका कोई कार्य शरीर के भीतर नहीं है, ठीक है, इसका कोई फंक्शन हम लोगों के बॉडी में नहीं है, अपशिष्ट अंग है। अब कई बार यह परेशानी का भी कारण बन जाता है। अब यहां पर जो इलियम है, इस इलियम का माइक्रोविलाई क्या करेगा? पचे हुए भोजन से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके भेज दिया कहां? बॉडी के सेल में। और एक्सक्रीटरी वेस्ट को छोटी आंत कहां पर फेंक देगा? बड़ी आंत के अंदर। तो बड़ी आंत के अंदर जैसे ही उत्सर्जी पदार्थ गया, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ उत्सर्जी पदार्थ के हिस्से यहां पर अपेंडिक्स में जाकर के क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। अब अपेंडिक्स में जाकर के उत्सर्जी पदार्थ के जो हिस्से फंस गए हैं, तो यहां से उसको तो बाहर निकलने का रास्ता है नहीं, क्योंकि कोई कैविटी है नहीं यहां पर। तो क्या होता है यहां पर? वो कई बार जमा होते होते इस अपेंडिक्स को फाड़ देते हैं, और अपेंडिक्स फटता है तो इसके अंदर का जो टॉक्सिक है वो पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल के भीतर फैल जाता है, जिससे इंसान की मौत भी हो जाती है। तो कई बार तो ये किया जाता है, कभी भी एब्डोमेन का कोई सर्जरी होता है तो सबसे पहले डॉक्टर बिना पूछे अपेंडिक्स को काट के शरीर से हटा देता है, क्योंकि इसका कोई फंक्शन कार्य शरीर के भीतर नहीं है, ठीक है। तब एक्सक्रीटरी वेस्ट सबसे पहले कहाँ आया? सीकम में। सीकम के बाद उत्सर्जी पदार्थ कहाँ पहुंचेगा? तो सीकम के बाद यहां तक का जो आप पूरा हिस्सा देख रहे हैं, यहां से शुरू हुआ ये सारा का सारा हिस्सा जो देख रहे हो, इसको क्या कहा जाता है? कोलन, ठीक है। सीकम केवल किसे कहेंगे? जहां पर दोनों जुड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे ड्यूडेनम किसे कहेंगे? जहां पर अमाशय और छोटी आंत जुड़ रहे थे, वैसे ही छोटी और बड़ी आंत जहां जुड़ रहे हैं उसको क्या कहेंगे? सीकम। सीकम के बाद का यह जो पूरा हिस्सा है इसको क्या कहा जाएगा? कोलन। तो यह क्या हो गया आपका? सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट हो गया। सबसे लंबा भाग कौन सा हो गया? कोलन ही हो गया ना। और इस कोलन में क्या काम होगा? तो जो भी उत्सर्जी पदार्थ इस कोलन में आएगा, तो उसके अंदर जो भी पानी होगा, वाटर होगा, वो इस वाटर को क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा। अगर एक लाइन में बड़ी आंत के काम को बताना हो तो क्या कह सकते हो? पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण। बड़ी आंत का अगर एक लाइन में कार्य बताना हो तो क्या बता सकते हो? पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण करना बड़ी आंत का काम है। तो यहां पर वाटर क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं रेक्टम, मलाशय, ठीक है। ये रेक्टम, यहां पर आकर के फिर यह उत्सर्जी पदार्थ अस्थायी रूप से क्या होगा? संचित रहेगा, जमा होगा। और ये वाला कैविटी जो हो गया वो हो गया एनल कैविटी, एनस, और इस एनस से बॉडी से रिमूव हो जाएगा। आया बात समझ में? तो ये था बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? तो लार्ज इंटेस्टाइन के कितने भाग हुए? 4। पहला कौन सा हो गया? सीकम। दूसरा क्या हो गया? कोलन। तीसरा रेक्टम। चौथा एनस। आगे बढ़ा जाए। अगला हेडिंग बनाइएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचन ग्रंथियां। इसमें डैश देकर के लिखिएगा। ये बाह्य स्रावी होती हैं, इनका मुख्य कार्य एंजाइम स्रावित करना होता है। ठीक है। ग्रंथि कितने तरह का होता है? 2 तरह का, एक अंतःस्रावी और दूसरा बाह्यस्रावी। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जितना सारा होगा सब क्या बनाता है? हार्मोन। हार्मोन चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे। जितना सारा अंतःस्रावी ग्रंथि होगा सब क्या बनाएगा? हार्मोन। और जितना सारा बाह्यस्रावी ग्रंथि होगा सब क्या बनाएगा? एंजाइम। तो पाचन में किसका काम है? हार्मोन का कि एंजाइम का? एंजाइम का। हार्मोन का काम किस में होता है? वृद्धि में, ठीक है। जैसे शरीर बढ़ रहा है, बाल बढ़ रहा है, नाखून बढ़ रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो चेंज आ रहे हैं, ये सब किसके कारण होते हैं? हार्मोन्स के कारण। और एंजाइम्स का काम है केवल पाचन, ठीक है। तो जितना सारा पाचन ग्रंथि होगा, तो कितना मैंने पाचन ग्रंथि का नाम लिखाया था? 5। वो पांचों पाचन ग्रंथियां किस में आ जाएंगी? बाह्यस्रावी में, ठीक है। और इनका मुख्य कार्य है एंजाइम को स्रावित करना। तो पहला पाचन ग्रंथि क्या लिखवाया था मैंने? लार ग्रंथि, ठीक है। क्या लिखाया था? लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं,
कहां पर पढ़े थे? मुख गुहा में। मुख गुहा में जीभ में मैंने लार ग्रंथि का जिक्र किया था, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, पढ़ाए थे ना, तो वो हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा हमने ग्रंथि का नाम बताया था कौन सा? जठर ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि कहां पर होता है? अमाशय में, तो वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा क्या क्या लिखवाया था? यकृत। तीसरा क्या लिखवाए थे? यकृत। तो तीसरा सीधा लिखिए, पहला दूसरा पढ़ चुके हैं, तीसरा लिखिएगा यकृत, लीवर। यकृत, लीवर, इसमें डैश देकर के लिखिएगा। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका औसत भार लगभग 1.5 kg होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह पित्त रस, ब्रैकेट में लिख लेंगे, बाइल जूस निकालता है, जो काइम को काइल में बदलता है। तीसरा पॉइंट इसका लिखिएगा, यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। और लास्ट पॉइंट लिखिएगा, यह आरबीसी के विघटन का केंद्र है। हो गया? छोटी आंत, छोटी आंत के इलियम में, ठीक है। चलिए, तो पाचन ग्रंथियों में तीसरा कौन सा था? यकृत। यकृत कैसा हो जाएगा? तो मानव शरीर का क्या है? यह सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, बड़ा ग्लैंड है। इसका वजन कितना हो जाएगा? लगभग आपका 1.5 किलो, ठीक है, 1.5 किलो इसका वजन हो जाएगा। यह कौन सा जूस बनाएगा? बाइल जूस। और बाइल जूस बनाएगा कौन? लीवर, ठीक है। और यह पूछ दे बाइल जूस जमा कहां पर होगा, तो याद रखोगे गॉल ब्लैडर में, ठीक है। गॉल ब्लैडर को हिंदी में कहा जाता है पित्ताशय, इसको हिंदी में कहते हैं पित्ताशय। तो बाइल जूस याद रखिएगा बनाएगा कौन? लीवर। और बाइल जूस जमा कहां पर होगा? गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। पित्त की थैली भी इसको कहते हैं, पित्ताशय को। वहां पर जाकर के बाइल जूस स्टोर होता है। और कई बार यह बाइल जूस जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कई बार लीवर का फंक्शन गड़बड़ हो जाता है, तो डॉक्टर एक जांच लिखता है कि जा करके SGPT टेस्ट करा करके आइए, ठीक है। तो ये जो SGPT टेस्ट है, ये किसका होता है? लीवर का। इसमें देखा जाता है कि लीवर कितना ज्यादा बाइल बना रहा है, या लीवर में कितना अधिक फैट है, ये सारा चीज देखा जाता है, समझ गए। तो बाइल जूस बनाएगा लीवर, जमा करेगा कहां पर? गॉल ब्लैडर में। और बाइल जूस ही जब ज्यादा ओवरफ्लो होने लगता है, माने लीवर डिसफंक्शनिंग हो जाता है, तो बाइल जूस जब ओवरफ्लो होगा और जाकर के गॉल ब्लैडर से ओवरफ्लो होने लगेगा, तो इस बाइल को ही कहा जाता है बिलरुबिन। क्या कहते हैं? बिलरुबिन। तब एक डिजीज हो जाता है जिसको कहा जाता है जॉन्डिस। कौन सा बीमारी हो जाता है? जॉन्डिस, पीलिया रोग इसको कहा जाता है। इसमें क्या होगा? बाइल जूस के कारण हीमोग्लोबिन बॉडी का डेड होने लगेगा, आंख जो होगा वो पीला हो जाता है। आंख का जो सफेद वाला भाग है ना, तो आंख के सफेद वाले भाग को कहा जाता है स्क्लेरा। आंख का जो व्हाइट वाला भाग है उसको क्या कहते हैं? स्क्लेरा।
तो स्कैलेरा जो होगा वो पीला होने लगेगा, नाखून पीला होने लगेगा, यूरिन में बिलरुबिन आ जाएगा तो यूरिन के कलर को पीला कर देगा, त्वचा के रंग को पीला कर देगा। तो बीमारी को क्या कहा जाता है? जॉन्डिस। तो जॉन्डिस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? लीवर प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होगा। ठीक है, समझ गए? यह पित्त रस निकालता है जो कि कहां जमा होगा? गॉल ब्लैडर में। जो काइम को, काइम माने एसिड की बेस, एसिड, इस एसिड का रूपांतरण किसमें करेगा? बेसिक में, काइल में कर देता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखे हैं? यह प्रोटीन, हाँ जॉन्डिस में कुछ नहीं है। देखो बाइल जूस बनाएगा कौन? लीवर। और यह बाइल जूस जमा कहां पर होगा? बोलो, गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर में लीवर काम करना बंद कर दिया या लीवर ज्यादा काम करने लगा तो बाइल जूस ज्यादा बनाने लगेगा। अब ये बाइल जूस जा करके जमा होगा गॉल ब्लैडर में तो ओवरफ्लो होने लगता है, यानी गॉल ब्लैडर से बाइल बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो गॉल ब्लैडर से जब बाइल बाहर निकलेगा तो वो संचित होगा जाकर के कहां? ब्लड में गिरेगा। और ब्लड में हम लोगों का है क्या? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इससे नष्ट होना शुरू हो जाता है, और हीमोग्लोबिन नष्ट होना शुरू होगा तो शरीर पीला रंग का होने लगता है। इसी डिजीज को कहते हैं जॉन्डिस, पीलिया रोग कहा जाता है। समझ गए? तो जॉन्डिस में लीवर प्रभावित हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। आगे क्या लिखा हुआ है? यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। तो देखो प्रोटीन से जब क्वेश्चन आए तो प्रोटीन से 3 प्रकार का क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन जो प्रोटीन से पूछेगा वो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रोटीन संश्लेषण कौन सा कोशिकांग करता है? विच सेल ऑर्गेनल हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस? तो याद रखिएगा राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र हम लोगों के शरीर में कौन होता है? राइबोसोम। इसलिए राइबोसोम को कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, दूसरा प्रोटीन संश्लेषण का अगर अंग पूछे तो क्या कहोगे? लीवर। प्रोटीन संश्लेषण का अगर अंग पूछ रहा है तो अंग का नाम याद रखिएगा लीवर। प्रोटीन संश्लेषण का कोशिकांग पूछ रहा है तो कोशिकांग का नाम याद रखोगे राइबोसोम। और अगर पूछे कि प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करेगा तो ट्रिप्सिन, वो आगे लिखवाएंगे। प्रोटीन का पाचन पूछे तो ट्रिप्सिन एंजाइम का नाम है। प्रोटीन बनाने वाला अंग पूछे तो लीवर, और प्रोटीन बनाने वाला कोशिकांग पूछे तो राइबोसोम। क्लियर है? तो यह प्रोटीन संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब क्या होता है? निर्माण करना, बनाना, प्रोडक्शन करना। तो यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। आगे क्या लिखा हुआ है? यह आरबीसी के विघटन का केंद्र है। ठीक है, तो आरबीसी को डिकम्पोज होने का यह साइट भी होता है लीवर। चलिए तीसरा हो गया। चौथा लिखिएगा, चौथा लिखेंगे अग्नाशय। बता रहे अग्नाशय में वही लिखवाएंगे, अग्नाशय, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इसमें लिखिएगा यह मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसे मिश्रित ग्रंथि, इसे मिश्रित ग्रंथि ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, यह हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है। हो गया। अग्नाशय को हम लोग कौन सा ग्लैंड ये कहता है? तो दूसरा सबसे बड़ा ग्लैंड हो गया। ग्लैंड दो ही प्रकार का होता है, एक अंतःस्रावी और दूसरा बाह्यस्रावी।
लेकिन यहां मिश्रित ग्रंथि का अगर कभी भी एग्जाम्पल में पूछ देना आपसे कि मिश्रित ग्रंथि मानव शरीर का कौन सा है, तो याद रखोगे पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज एक ही है जिसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो जैसे ही मिश्रित ग्रंथि लिखा हुआ है तुरंत आप समझ जाओगे कि मिश्रित माने अंतःस्रावी का भी काम करेगा, बाह्य स्रावी का भी काम करेगा, यानी हार्मोन भी बनाएगा, इंजाइम भी बनाएगा, तभी इसको क्या कहते हैं हम लोग, मिश्रित ग्रंथि। तो वही लिखा हुआ है आगे, यह हार्मोन तथा इंजाइम दोनों स्रावित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हार्मोन्स में किस तरीके का यह कार्य करेगा। तो पहला पॉइंट इसमें, अगला पॉइंट लिखिएगा अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं ब्रैकेट में लिख लेना, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पाया जाता है जिसमें निम्न कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो अग्नाशय में कौन सा सेल, अग्नाशय का एक हिस्सा है, ठीक है, अग्नाशय का पैनक्रियाज का एक पार्ट है जिसका नाम रखा गया है क्या, लैंगरहैंस की द्वीपिका है। अग्नाशय का वो हिस्सा जो है ना, वो कैसा दिखाई देता है, तो द्वीप जैसा दिखाई देता है, आइलेट जैसा दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम रखा गया है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। और इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के कुछ पार्ट हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बना होगा तो किसका बना होगा, सेल का ही बना होगा ना। तो उस सेल के क्या है, कुछ पार्ट हैं, उस पार्ट का नाम लिख लोगे। पहला लिखिएगा, इसके निम्न भाग है, पहला लिखिएगा अल्फा सेल, अल्फा कोशिका, अल्फा कोशिका, इसमें डैश देकर के लिखिएगा, यह ग्लूकागॉन नामक हार्मोन स्रावित करता है जो मानव शरीर में ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। दूसरा लिखेंगे बीटा सेल, हिंदी में इसको कहेंगे बीटा कोशिका। इसमें लिखिएगा, यह इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज नामक रोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, तीसरा,
गामा सेल, गामा कोशिका, यह अल्फा तथा बीटा के कार्य को नियंत्रित करता है। हो गया? हाँ, गामा नीचे लिखा हुआ है, गामा कोशिका। ठीक है, तो पैनक्रियाज के कौन से, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के कितने पार्ट हो गए? 3, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, ये तीनों मिल करके कैसा कार्य कर रहे हैं बताइए, कैसा कार्य कर रहे हैं? बाह्य स्रावी की अंतःस्रावी? अंतःस्रावी। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहे हैं क्योंकि ये हार्मोन निकाल रहा है। ठीक है, तो अभी पैनक्रियाज इंडोक्राइन की तरह कार्य कर रहा है। तो पैनक्रियाज का एक सेल हो गया कौन सा? अल्फा सेल। तो अल्फा सेल कौन सा हार्मोन बनाएगा? ग्लूकागॉन। ठीक है, अल्फा सेल जो है वह बनाएगा आपका ग्लूकागॉन हार्मोन, और ग्लूकागॉन हार्मोन हम लोगों के ब्लड में किसके मात्रा को मेंटेन करेगा? ग्लूकोज। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? माइक्रोविलाई ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके बॉडी के सेल में पहुंचाएगा। तो बॉडी में जो भी ग्लूकोज है, ब्लड में जो भी ग्लूकोज है वो मेंटेन होना चाहिए। तो मेंटेन करने का काम कौन सा हार्मोन यहां पर कर रहा है? ग्लूकागॉन हार्मोन कर रहा है। तो ठीक है, तो पैनक्रियाज का अल्फा सेल ग्लूकागॉन हार्मोन, और यह ग्लूकोज लेवल को बॉडी में मेंटेन करेगा। ठीक है, दूसरा सेल कौन सा है पैनक्रियाज का? बीटा सेल। तो बीटा सेल कौन सा हार्मोन निकालेगा? इंसुलिन। और इंसुलिन हम लोगों के ब्लड में किसके मात्रा को? तो शर्करा, शर्करा माने शुगर, यानी ब्लड में शुगर के मेंटेन लेवल को मेंटेन इंसुलिन। और इसी इंसुलिन का अगर बॉडी में कमी हो जाए, यानी पैनक्रियाज प्रॉपर इंसुलिन नहीं बनाए, तो कौन सा रोग प्रभावित करेगा? मधुमेह, डायबिटीज, यानी ब्लड शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछता है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके क्वेश्चन को देता है। क्या कॉम्प्लेक्स करेगा? पूछेगा आपसे कि बताइए निम्नलिखित में से पैनक्रियाज की कौन सी कोशिका निष्क्रिय हो जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है? तब क्या कहोगे? बीटा कोशिका। समझ गए? इसको याद रखिएगा। और गामा जो है इन दोनों के फंक्शनिंग को मेंटेन करता है, अल्फा और बीटा को कंट्रोल करता है कौन सा सेल? गामा सेल करता है। चलिए आगे अगला पॉइंट लिखना, लिखिएगा अग्नाशय द्वारा अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पैनक्रिएटिक जूस, स्रावित होता है जिसके निम्न घटक हैं। पहला लिखिएगा ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन पाचन का कार्य करता है। दूसरा लिखिएगा लाइपेज, दूसरा लिखिएगा लाइपेज, यह वसा का, वसा माने फैट, सरलीकरण
करता है। तीसरा लिखिएगा एमाइलेज, यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और चौथा लिखिएगा न्यूक्लियेज, यह न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। हो गया? ठीक है। तो पेनक्रिया जब पेनक्रिएटिक जूस सेक्रेट करेगा तब कैसा कर रहा है, इंडोक्राइन की एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह कर रहा है। तो पेनक्रियाज के द्वारा कौन सा जूस सेक्रेट होगा, पेनक्रिएटिक जूस। ठीक है। और पेनक्रिएटिक जूस के कंपोनेंट कितने हैं, 4। पहला इसका कंपोनेंट कौन सा है, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन हम लोगों के बॉडी में किसका डाइजेशन करेगा, ट्रिप्सिन जो है वो किसका पाचन करेगा, प्रोटीन के पाचन का केंद्र है। ठीक है। दूसरा हम लोगों का एंजाइम कौन सा है, लाइपेज। तो लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करेगा। वसा का बेसिकली पाचन नहीं होता है, वसा का क्या होता है, सरलीकरण। वसा जो है उसका टाइप होता है 3। एक वसा होता है उसे हम लोग कहते हैं संतृप्त वसा, ठीक है, सेचुरेटेड फैट। और दूसरा एक होता है जिसको कहते हैं असंतृप्त, असंतृप्त वसा, अनसेचुरेटेड फैट। तो वसा के ये 2 टाइप है। ठीक है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड जो होता है वैसा कार्बोहाइड्रेट, वैसा फैट होता है जिसके मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है। तो सेचुरेटेड फैट हम लोगों को खाना चाहिए कि अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। असंतृप्त वसा भोजन में प्रयोग करना चाहिए। सेचुरेटेड फैट जो होता है उसका सरलीकरण बहुत मुश्किल होता है, फिर वो बॉडी में वसा के रूप में धीरे धीरे क्या होने लगता है, जमा होने लगता है। और यही वसा जब ज्यादा जमा होने लगेगा, सेचुरेटेड फैट जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्या बढ़ जाता है बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मतलब क्या होगा, ब्लड जो होगा वो थिक होने लगेगा, मोटा होने लगेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से रक्त जो होता है वो मोटा होना शुरू हो जाएगा। और जब ब्लड मोटा होने लगेगा तो हार्ट जो ब्लड को पंप करता है उस हार्ट के द्वारा प्रॉपर ब्लड पंप नहीं होगा। और जब प्रॉपर ब्लड पंप नहीं होगा तो कैपिलरीज में क्लॉटिंग आएगा और कैपिलरीज फट जाएगा, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। समझ में आया? तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के कारण से हृदय घात की समस्या सबसे ज्यादा आती है। इसलिए डॉक्टर क्या कहता है कि संतृप्त वसा खाने से बचना चाहिए। समझ गए? तो वसा का क्या होता है हम लोगों के बॉडी में, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, टूटता है वो वसा। संतृप्त का मतलब होता है सेचुरेटेड फैट, जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं हो। जैसे मान लो सॉल्यूशन से समझ में आ जाएगा आपको, एक होता है विलेयन। विलेयन को हिंदी में क्या इंग्लिश में कहते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन में 2 चीज होता है, एक क्या होता है, सॉल्यूट, और एक क्या होता है, सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, विलेय, और इसका मतलब क्या होता है, विलायक, विलायक। अब जैसे पानी जो होता है, वाटर, वो क्या है, सॉल्वेंट है। और पानी के अंदर जो आप चीनी डालोगे तो चीनी क्या हो गया, सॉल्यूट। अब मान लो आपके पास यहाँ पर पानी है, ठीक है, कितना पानी है आपके पास, 5 लीटर।
अब इस 5 लीटर पानी में चीनी घुलाने की जो क्षमता होगी वो फिक्स ही होगी ना। मान लो इस पानी में 5 लीटर पानी में आप 2 किलोग्राम चीनी को क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। अब इसमें आपने 2 किलो चीनी को पूरा घोल दिया, उसके बाद आपसे कोई कहे कि 50 ग्राम इसमें खाने वाला नमक घोलिए, ठीक है। तो 50 ग्राम इसमें आप खाने वाला नमक घोलने का प्रयास करोगे तो नमक घुलेगा नहीं, जाके कहां बैठ जाएगा, पेंदी पर बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा? क्योंकि यहाँ पानी का जो मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, अंतः आणविक स्थान। तो ये 2 किलो चीनी उस अंतः आणविक स्थान को क्या कर दिया, भर दिया, ठीक है। तो पानी की डेंसिटी जो हो गई वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो पानी की डेंसिटी बढ़ी, अंतः आणविक स्थान उसका खत्म हो गया, तो इसमें 50 ग्राम नमक भी नहीं घुलेगा। समझ में आ रहा है? अब इस सॉल्यूशन को, ये क्या है, विलयन हुआ ना, इस विलयन को आप क्या कहोगे कि सर यह सेचुरेटेड विलयन हो गया, यानी अब इसमें किसी भी पदार्थ को ऐड करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा एक केस हो सकता है कि आपके पास इतना ही पानी है 5 लीटर, 2 किलो चीनी इसमें घुल सकता है और आपने इसमें 1 किलो 800 ग्राम ही पदार्थ को क्या किया है, चीनी को आपने घोला है। अब इसमें 200 ग्राम और है ना, घुल सकता है, तो यह आपका क्या हो गया, अनसेचुरेटेड, असंतृप्त। तो विलयन का एक और तीसरा भी प्रकार हो जाता है सुपर सेचुरेटेड। ये हो गया सेचुरेटेड, ये हो गया अनसेचुरेटेड। और एक सुपर सेचुरेटेड क्या है कि मान लो आपके पास यहां पर क्या है, पानी है, कितना लीटर, 5 लीटर। इसमें कितना चीनी घोल सकते हो, 2 किलोग्राम चीनी घोल सकते हो, और आपने इस पानी 5 लीटर पानी में 2 किलोग्राम चीनी को क्या कर दिया, घोल दिया। तो ये आपका क्या बन गया, सेचुरेटेड, संतृप्त हो गया ना, यह पानी सेचुरेटेड बन गया। अब इसमें कोई आ जाए, वो आकर के कहे कि जब तक इसमें तुम 50 ग्राम नमक नहीं घोलोगे तब तक हम ये पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो 50 ग्राम नमक घोलने के लिए इस पानी को आप क्या करिएगा, गर्म करना शुरू कर दीजिए। तो जैसे ही इस पानी को आप हीट दोगे, इसके मॉलिक्यूल्स में फिर अंतः आणविक स्थान बनना शुरू हो जाएगा और इसमें 50 ग्राम नमक फिर क्या कर दोगे, घोल दोगे। इस सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा, सुपर सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड, अति संतृप्त, इसे कहेंगे अति संतृप्त। तो सॉल्यूशन में इंटरमोलिकुलर स्पेस बनाने के लिए हीट का प्रयोग करना अति संतृप्त कहलाता है। तो सेचुरेटेड फैट का मतलब क्या हुआ, जिसके मॉलिक्यूल्स में कोई जगह नहीं है। तो स्वाभाविक बात है, जब जगह ही नहीं है तो वो बहुत ज्यादा डेंस होगा, बहुत हार्ड होगा, तो डाइजेस्ट करना उसको क्या है, मुश्किल है। समझ आ रहा है? और जो आपका जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में गैपिंग है उसको डाइजेस्ट करना इजी है, आसान है, ठीक है। तो लाइपेज का काम क्या हो जाएगा, किसका डाइजेशन करना, वसा का। तीसरा इसमें क्या है, एमाइलेज। तो एमाइलेज किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का। और न्यूक्लियेज जो है वो किसका पाचन करेगा, न्यूक्लिक एसिड का। याद हो गया? ये चारों सेक्रेट कौन करेगा, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड है, समझ में आया, क्योंकि वो हार्मोन और एंजाइम दोनों बनाता है। चलिए अब लास्ट लिख लीजिए, एक पांचवा ग्लैंड लिख लीजिएगा, आंत्र ग्रंथि। पांचवा लिखेंगे आंत्र ग्रंथि, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आंत्र ग्रंथि। इसमें लिखिएगा, यह छोटी आंत में मौजूद माइक्रोविलाई के बीच के रिक्त स्थान पर पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह सक्कस इंटेरिकस नामक पाचक रस स्रावित करता है, जो भोजन का स्वांगीकरण, एसिमिलेशन करता है।
हो गया। हाँ, स्वांगीकरण या ना आत्मस्वातीकरण क्या होता है? वो कुछ और होगा। यहां पर एसिमिलेशन का मीनिंग है जैसे फूड फाइनली जब डाइजेस्ट हो जाएगा ना, ग्लूकोज मिल जाएगा, तो उस ग्लूकोज से एटीपी प्राप्त करना, ठीक है, ऊर्जा के रूप में एटीपी प्राप्त करना क्या कहलाएगा? पचे हुए भोजन से ऊर्जा निष्कासन की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है, ठीक है। तो जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है वो कहां पर है? तो मान लो ये आपका छोटी आंत है, तो छोटी आंत में यह क्या है? माइक्रोविलाई था ना, तो माइक्रोविलाई के बीच में देख रहे हो रिक्त स्थान है, तो इसी पर पाया जाएगा इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इन्हीं गैप्स के बीच में, ठीक है। और ये कौन सा डाइजेस्टिव जूस निकालेगा? सक्कस इंटेरिकस, सक्कस इंटेरिकस नामक पाचक रस निकालेगा, डाइजेस्टिव जूस, जो कि पचे हुए भोजन ग्लूकोज का स्वांगीकरण करेगा और स्वांगीकरण करके एटीपी तैयार करेगा। एनर्जी तैयार करने की प्रक्रिया स्वांगीकरण में इंपॉर्टेंट है, रेस्पायरेशन भी, इसमें श्वसन भी इंक्लूड है। जैसे मान लो यह आपके बॉडी का क्या है? सेल है, ठीक है। तो माइक्रोविलाई क्या किया था? इस सेल में क्या पहुंचा दिया है? ग्लूकोज। ये मान लो आपके बॉडी का सेल है, इस सेल में क्या पहुंच गया? ग्लूकोज पहुंच गया ना, और उत्सर्जी पदार्थ शरीर से निकल गया, ग्लूकोज कहां चला गया? सेल में। अब आप जब ब्रीदिंग करोगे, सांस लोगे, तो ऑक्सीजन कहां जाएगा? आपके फेफड़ा में, और फेफड़ा से वो ऑक्सीजन को ब्लड कैरी करके कहां पहुंचाएगा? बॉडी के सेल में। तो यहां पर ग्लूकोज है और बॉडी के सेल में क्या जाएगा? ऑक्सीजन। तो इस ग्लूकोज को यह ऑक्सीजन क्या करेगा? जला देगा, ऑक्सीडाइज्ड कर देगा, और जब ऑक्सीडाइज्ड कर देगा तो आपको क्या मिलेगा? एटीपी, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो यहां पर ये जो एटीपी तैयार हुआ, इसी प्रक्रिया को पूरा बोला जाता है स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण में सक्कस इंटेरिकस का रोल होता है, समझ गए? यानी पचे हुए भोजन से ग्लूकोज से एटीपी तैयार करने की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है, ठीक है। तो डाइजेशन में इतना ही था, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा बढ़िया से। अगले क्लास में रेस्पिरेशन शुरू होगा, पूरा नोट पढ़ करके आइएगा। पाचन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन का टेस्ट संभवतः अगले क्लास में हो जाएगा, पाचन तंत्र का केवल, ठीक है। तो आप तैयार करके आएंगे इसको।